Hey everyone, in this video I'm going to discuss about the accounting treatment relating to buyback. Okay, so to understand the meaning and the concept of buyback, just go to my previous video where I have discussed in detail regarding the meaning and related concepts of buyback. So here in this video I'm going to discuss about the accounting treatment relating to buyback. So before discussing the entries, let me first remind you all of the sources of the buyback. So what are the different sources of buyback? These were free reserve. Number 2, securities premium. Point number 3, proceeds from fresh issue of securities. Okay. So if the company is buying back its own share from the proceeds of fresh issue of securities, then we will have to pass the first journal entry. Alright. Proceeds from the fresh issue of security means the company is buying its share. कंपनी जब अपना शेयर खुद खरीदता है, जो फंड वो जुगाड़ करता है, जिस फंड का वो इस्तेमाल करता है, वो फंड कंपनी कहाँ से लाता है? कंपनी अपना ही शेयर फिर से लोगों को बेच के। मगर यह याद रहे कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को यहाँ पे याद होना चाहिए कि कंपनी ने अगर इक्विटी शेयर बायबैक किया है, कंपनी ने अगर इक्विटी शेयर वापस खरीदा है, अपना ही बेचा हुआ इक्विटी शेयर, तो कंपनी फिर से फ्रेश इशू जब करेगा बायबैक के लिए, वो इक्विटी शेयर का फ्रेश इशू नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी इक्विटी शेयर के अलावा कंपनी के पास जो शेयर होगा, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, उसका फ्रेश इशू करेगा. ठीक है, तो अगर कंपनी फ्रेश इशू करता है तो जर्नल एंट्री क्या होगा? फॉर इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, अदर सिक्योरिटी फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक. अभी जो कंपनी फ्रेश इशू करता है, मतलब शेयर मार्केट में जब अपना बेचता है तो कंपनी को पैसा मिलता है, जो कि कंपनी को पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट इसीलिए यहाँ पे डेबिट होता है. सो द बैंक अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड. एंड सिंस द कंपनी इज इशूइंग share, if the company is issuing preference share, that means preference share capital will increase, right? So whenever share capital increases, it is credited. Therefore preference share capital account has been credited. Now if the company is issuing debenture, right, then the debenture capital will increase, so increase in debenture capital will also be credited. And if the company is issuing share or debenture at a premium, so it's a kind of income for the company, right? So the amount of premium, if any, will be credited to an account called securities premium reserve account. All right, let's look at the next entry. Now since the company has already issued share, and then the company has issued share for the purpose of buyback, the company will now cancel the part of the equity share capital which it has bought back. Okay, if the company is buying back that particular equity share capital at par, मतलब अगर वो शेयर का वैल्यू, फेस वैल्यू 10 रुपया है, कंपनी ने 10 रुपये में ही उस शेयर को खरीदा है, तो कंपनी ने कैंसिल किस रेट में करेगा? पार में ही करेगा. दैट मीन्स द कंपनी विल बी कैंसिलिंग the shares which it has bought back at par, right? So what will be the journal entry for cancellation of equity share which has been bought back at par? तो उसका एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट. तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? देखिए, जब कंपनी ने शेयर इशू किया था तो उसका शेयर कैपिटल बढ़ा था. ठीक है, मैं ये अभी जो पॉइंट नंबर 1 में जो शेयर कैपिटल इशू किया है कंपनी, उसके बारे में नहीं बोल रही हूँ. मैं यहाँ पे कौन सा वाला इशू के बारे में बात कर रही हूँ? जो शेयर को कंपनी ने ऑलरेडी बायबैक किया है. बायबैक करने से पहले कंपनी ने तो वो शेयर पहले इशू किया हुआ होगा. जैसे कि देखिए, बायबैक का मीनिंग क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था आपको. किसी भी चीज़ को अगर कोई भी सेलर बेचता है, उसी चीज़ को अगर वापस खरीद लेता है, उसी को बायबैक कहते हैं. तो जिस चीज़ को उस सेलर ने वापस ख़रीदा है, जिस सामान को ख़रीदा है, उसको बायबैक करने के लिए उसने पहले उसको बेचा हुआ होगा, इसीलिए वो बायबैक कर सका है. ठीक उसी तरह कंपनी ने भी एक समय उस शेयर को इशू किया था अपने शेयर होल्डर्स के लिए. ठीक है, तब अभी उसी शेयर को कंपनी अपने शेयर होल्डर से वापस खरीद रहा है, तो उसी को कहते हैं बायबैक. जब कंपनी ने इशू किया था वो पर्टिकुलर इक्विटी शेयर, तो कंपनी ने क्या किया था? इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था. क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल उसने इशू किया था, और इशू करने के
बाद उसका इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गया था, इसलिए कंपनी ने उसको क्रेडिट किया था। अब जो कि कंपनी उसे वापस ले रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल वापस खरीद रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल कमती हो जाएगा। सो डिक्रीज इन इक्विटी शेयर कैपिटल मीन्स डेबिट। समझ में आ रहा है आपको? डिक्रीज इन इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि शेयर कैपिटल डिक्रीज होने से डेबिट होता है। जो कि कंपनी ने अपना शेयर वापस ले लिया तो वो पार्ट कैंसिल हो जाएगा, राइट? सो इट इज़ डेबिटेड। एंड देन यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को कंपनी ने क्रेडिट किया है। क्यों? जो कि कंपनी ने उनसे वापस अपना शेयर ले लिया है, तो उस शेयर के अगेंस्ट में कंपनी को इक्विटी शेयर कैपिटल को पेमेंट करना पड़ा है, राइट? सो जो कि कंपनी को इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर जो है उनको जो पेमेंट करना है कंपनी को, तो उनके प्रति कंपनी का लायबिलिटी इंक्रीज हो गया। सही है? कंपनी उनसे शेयर वापस खरीद रहे हैं। किन से? इक्विटी शेयर होल्डर से कंपनी शेयर खरीद रहे हैं। तो जो कि उनसे शेयर कंपनी खरीद रहे हैं, कंपनी को उन्हें पैसा देना होगा, कुछ अमाउंट देना होगा, तो कंपनी का लायबिलिटी इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर के अगेंस्ट में जो कंपनी का लायबिलिटी है, हम यहाँ सेकंड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। इक्विटी शेयर होल्डर के अगेंस्ट में जो कंपनी का लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी कंपनी का इंक्रीज हो गया है। ठीक है? क्योंकि उनको कंपनी ने पैसा देना है। क्यों देना है? क्योंकि उनसे कंपनी ने शेयर खरीदा है। किस रेट में खरीदा है? एट पार खरीदा है। ठीक है? जो फेस वैल्यू है उनका शेयर का, उसी फेस वैल्यू में कंपनी ने अपना शेयर खरीदा है। तो सिंस लाइबिलिटी हैज़ बीन इंक्रीजेस, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट का क्या होगा? लाइबिलिटी इंक्रीज, क्रेडिट होगा। इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया गया है। अभी देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। अभी मैं बोल रही थी कि अगर पार में कंपनी इशू करता है तो ये पर्टिकुलर जर्नल एंट्री होगा। अभी अगर कंपनी पार में नहीं, प्रीमियम में इशू करता है, प्रीमियम में आप लोग, प्रीमियम का मतलब हुआ यहाँ पे, से सपोज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज़ ₹10। अभी 10 में नहीं वो कंपनी कैंसिल कर, आई मीन 10 में वो कंपनी बायबैक नहीं कर रहा है। जब कंपनी बायबैक कर रहा है, वापस खरीद रहा है शेयर, वो 10 की जगह 12 रुपये में या 11 रुपये में या 10 से ज़्यादा रुपये में कंपनी वो शेयर बायबैक कर रहा है, खरीद रहा है, तो जर्नल एंट्री क्या होगा? फॉर कैंसिलेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, पॉइंट नंबर 3 में ध्यान दें, फॉर कैंसिलेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल वेयर द शेयर्स आर बॉट बैक एट अ प्राइस हायर देन फेस वैल्यू, दैट इज एट अ प्रीमियम, तो एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि जो कि शेयर कैपिटल कैंसिल हो रहा है तो शेयर कैपिटल घटेगा, डेबिट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी डेबिट होगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट होगा। अभी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा? जो कि मैंने थोड़ा देर पहले ही समझाया है। जो कि शेयर वो बायबैक कर रहे हैं तो उनके प्रति लाइबिलिटी इंक्रीज होगा, इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट किया है। ठीक है? और फिर यहाँ पे जनरल रिजर्व अकाउंट या सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को कंपनी ने डेबिट क्यों किया है? क्योंकि कंपनी ने वो शेयर को जो खरीदा है प्रीमियम में खरीदा है। अब जितना प्रीमियम में खरीदा है वो प्रीमियम अमाउंट आइदर कंपनी जनरल रिजर्व से लेगा और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से कंपनी लेगा। ये अमाउंट कंपनी इससे जनरल रिजर्व से या सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से इस्तेमाल करेगा। तो जो भी अकाउंट यूज़ करता है कंपनी, अगर जनरल रिजर्व यूज़ करता है तो उसका बैलेंस घटेगा, तो जनरल रिजर्व का बैलेंस घटा तो डेबिट। अगर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व यूज़ करता है कंपनी प्रीमियम पेमेंट के लिए, तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का बैलेंस घट जाएगा, तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट तब डेबिट होगा। जब भी ये अकाउंट का बैलेंस घटता है तो ये दोनों अकाउंट, जनरल रिजर्व या कोई भी रिजर्व अकाउंट हो जिसका बैलेंस घट जाता है, तो ये अकाउंट डेबिट होता है। तो जो प्रीमियम है वो कंपनी कहाँ से पे करेगा? वो आइदर जनरल रिजर्व से पे करेगा या सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से कंपनी पे करेगा। किसको करेगा? शेयर होल्डर्स को पे करेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ लेट्स लुक एट द फोर्थ एंट्री। क्या है ये? फॉर कैंसिलेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल वेयर शेयर्स आर बॉट बैक एट अ डिस्काउंट। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी ने शेयर डिस्काउंट में कंपनी ने खरीदा है, शेयर बाय बैक किया है डिस्काउंट में। अभी अगर वो शेयर का वैल्यू था 10 रुपया, कंपनी ने 10 रुपया फेस वैल्यू अगर वैल्यू था तो उससे कम राशि में, कम अमाउंट में कंपनी खरीद रहा है। 9 रुपया हो सकता है, 8 रुपया, या जो भी 10 रुपया से कमती में कंपनी खरीद रहा है। तो ये कंपनी के लिए एक तरह का कंपनी के लिए ये क्या हुआ? अर्निंग हुआ,
लाभ हुआ, इजंट इट? So the company is earning if it is buying something at a discount, right? जब बेचा था, से सपोज 10 में बेचा था, अब जब जो ले रहे हैं तो वो ले रहे हैं कितने में, 9 में या 8 में या जो भी रेट हो, तो ये कंपनी के लिए एक तरह का अर्निंग है। तो जब भी कंपनी का अर्निंग होता है, ठीक है, तो ये देखो पहले दो जो अकाउंट है, जो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और लास्ट में जो एक अकाउंट है पॉइंट नंबर 4 का, ये देखिए, ये जो पहला वाला अकाउंट है इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, वो सेम रहेगा। क्यों डेबिट है उसका कॉन्सेप्ट, उसका मतलब रीज़न सेम है, जो पहले दो एंट्री में क्यों डेबिट हुआ था उसी वजह से हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, ये इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया गया है, रीज़न सेम है। अभी यहाँ पे जो है नया अकाउंट है कैपिटल रिजर्व अकाउंट, आप लोग देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया गया है। क्यों? क्योंकि जब कंपनी कुछ भी सामान डिस्काउंट में खरीद रहा है तो कंपनी के लिए एक तरह का ये इनकम है, राइट? तो जब इनकम इंक्रीज़ होता है तो कंपनी क्या करता है, क्रेडिट में अपना डालता है। क्या? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, मतलब कंपनी ने जो शेयर डिस्काउंट में ख़रीदा था वो डिस्काउंट अमाउंट पकड़िए, अगर 10 रुपये शेयर का फेस वैल्यू था, कंपनी ने ख़रीदा है 9 रुपये में, वो जो 1 रुपये कंपनी का इनकम हो रहा है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। अब जो ही रिजर्व अकाउंट एक अदर इक्विटी अकाउंट के अंदर में होता है, तो इक्विटी अगर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, राइट? सो इक्विटी इंक्रीज क्रेडिट, इसीलिए इस अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया जा रहा है, क्योंकि ये एक रिजर्व अकाउंट है और इसमें पैसा डाला गया है, जिस वजह से इसका बैलेंस बढ़ गया है, सही? तो जब भी रिजर्व अकाउंट का बैलेंस बढ़ता है तो रिजर्व अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। जब भी कमती होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। अभी देखते हैं पांचवा हमारा जर्नल एंट्री में क्या दिया गया है, फॉर द अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर अगेंस्ट बायबैक। पिछले पॉइंट नंबर 2, 3 और 4 में हमने क्या किया था, शेयर होल्डर के प्रति अपना लायबिलिटी है वो दिखाया था। कैसे दिखाया था? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट करके कंपनी का शेयर होल्डर के प्रति जो लायबिलिटी इंक्रीज़ है वो दिखाया गया था। अभी फाइनली कंपनी अपना वो लायबिलिटी डिस्चार्ज कर रहा है, कंपनी अपना लायबिलिटी पे कर रहा है, ठीक है? किसको? शेयर होल्डर को कंपनी अपना लायबिलिटी पे कर रहा है। वो जो शेयर होल्डर से अपना शेयर वापस खरीद लिए थे, उसके वजह से कंपनी को जो पैसा देना पड़ा था, अभी कंपनी फाइनली उसका पेमेंट करेगा, ठीक है? तो जब भी कंपनी उसका पेमेंट करेगा तो एंट्री क्या होगा, चलिए देखते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट का डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि उनको अल्टीमेटली कंपनी ने पेमेंट कर दिया है, उनके प्रति कंपनी का जो लायबिलिटी था वो घट चुका है, और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड फॉर दैट रीजन। व्हेन लायबिलिटी डिक्रीज इट इज़ डेबिटेड, लायबिलिटी इन दिस केस हैज़ बीन डिक्रीज, सो इट हैज़ बीन डेबिटेड, and then bank account has been credited because the company has transferred the money to the equity shareholder, so its bank account has been credited. all right, एसेट डिक्रीज हुआ है इसीलिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। चलिए देखते हैं अभी ये पॉइंट नंबर 6 में क्या एंट्री है। देखिए ये बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। इफ़ द बायबैक इज़ मेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व, एन अमाउंट इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स बॉट बैक शैल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। अभी देखिए, जो मैंने आप लोगों से वीडियो शुरू होने के बाद ही बोला था कि 3 सोर्सेज होते हैं कंपनी का बायबैक करने के लिए। पहला वाला है आपका फ्री रिजर्व, दूसरा वाला है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, तीसरा वाला है फ्रेश इशू। तो हमने फ्रेश इशू में जो एंट्रीज पास करना था हम लोगों को, हमने उसका एंट्री हमने पॉइंट नंबर 1 में हमने पास कर लिया है। फ्रेश इशू होने से कंपनी क्या एंट्री पास करेगा, ठीक है? अभी अगर कंपनी फ्रेश इशू, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी तीनों का तीनों सोर्स ही यूज़ कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने किसी भी एक सोर्स का सिर्फ इस्तेमाल किया हो, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी अगर कंपनी ने पहला 2 सोर्सेज से अगर इस्तेमाल किया है कंपनी ने, तो देखिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को। इफ़ द बायबैक इज मेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व, अगर कंपनी ने फ्री रिजर्व से बायबैक किया है, दैट मीन्स वो पहला वाला सोर्स से अगर कंपनी ने बायबैक किया है, तो क्या करना पड़ेगा? एन अमाउंट इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स बॉट बैक शैल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है? अभी शेयर का जितना नॉमिनल अमाउंट होगा उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, अकाउंट होगा, रिजर्व अकाउंट है, उस रिजर्व अकाउंट का नाम है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में हम लोग उसका नॉमिनल वैल्यू ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है? तो अभी जो ट्रांसफ़र करेंगे तो कहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे?
इधर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से, अगर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है तो अगर जनरल रिजर्व है उससे ट्रांसफ़र करेंगे। ये सीक्वेंस आपको मेंटेन करना होगा। अगर फ्री रिजर्व है कंपनी का, फ्री रिजर्व से ट्रांसफ़र करेंगे। अगर सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल है कंपनी का तो उससे हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे कितना, नॉमिनल वैल्यू। यहाँ पे अगर आपको ये नॉमिनल वैल्यू क्या होगा वो जानने में अगर दिक्कत हो रहा है तो मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल लूँगी। से सपोज़ कंपनी के पास 100 शेयर है, ठीक है। अभी 100 शेयर को कंपनी के पास, कंपनी ने जो बाईबैक किया था वो 100 शेयर्स थे। अभी 100 शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ, 1000 और 100 शेयर इंटू ₹10, तो टोटल हो गया 1000 रुपीज़, 1000, राइट। द वैल्यू ऑफ द शेयर कैपिटल बॉट बैक इज़ ₹1000। अभी अगर कंपनी ने प्रीमियम में शेयर को बाईबैक किया होता, से सपोज मान लीजिए 12 रुपये में कंपनी ने उस शेयर को, वो 100 शेयर को 12 रुपये में बाईबैक किया है, टोटल कितना होता, 1200, सही। अगर पार में क्या होता तो 1000, अगर कंपनी ने प्रीमियम में कर रहे हैं कंपनी, 2 रुपया ज़्यादा ले रहे हैं कंपनी, तो 100 इंटू 12, दैट मीन्स 1200। तो अभी कंपनी कितना अमाउंट कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करेगा। से सपोज़ कंपनी ने ये शेयर अगर फ्री रिजर्व से बाईबैक किया हो, फ्री रिजर्व का इस्तेमाल किया हो कंपनी ने बाईबैक करने के लिए, ठीक है। और अभी कंपनी ने 100 शेयर बाईबैक किया है प्रीमियम में और उसका टोटल वैल्यू हो गया 1200 रुपया। अभी कंपनी सीआरआर में कितना पैसा डालेगा, कितना पैसा ट्रांसफ़र करेगा, ओनली द नॉमिनल अमाउंट, ठीक है। नॉमिनल अमाउंट मतलब यहाँ पे कितना होगा, 10 रुपया शेयर का नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू था, तो 100 इंटू 10 दैट इज़ 1000 रुपीज़ विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। Now let's look at the next entry. See, ये बात आप लोगों को याद रखना है कि फ्री रिजर्व फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स कौन सा होगा, दोज रिजर्व विच एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। However, balance in securities premium reserve account can also be utilized for this purpose. Now let's look at the next entry for expenses incurred on buyback. अगर कंपनी कुछ भी expenses incur कर रहा है बायबैक के लिए, if the company have to incur any kind of expenses, now what will be the entry for that? Expenses on buyback account debit to bank account। जो कि कंपनी expenses incur कर रहा है तो expenses increase होने से debit होता है, so expense on buyback account has been debited। and जो कि कंपनी expenses incur कर रहा है तो उसका बैंक अकाउंट का राशि तो ऑफ कोर्स कमती हो जाएगा। तो जब भी बैंक अकाउंट कमती होता है एसेट डिक्रीज़ होता है, एसेट डिक्रीज़ होने से हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अभी फाइनली वो एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम पॉइंट नंबर 8 में समझने की कोशिश करेंगे। ट्रीटमेंट क्या होगा उस एक्सपेंसेस का फाइनली, पहले तो कंपनी ने इनकर कर दिया है, अभी फाइनली जाके उसका एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट क्या होगा। से एक्सपेंसेस ऑन बायबैक मे बी ट्रीटेड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। The first way is if all expenses are debited to statement of profit and loss account। अगर सारा expenses हमने PL में चार्ज किया है, PL अकाउंट में हमने डेबिट किया है, तो क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू एक्सपेंसेस ऑन बायबैक। जो कि आप लोग जानते होंगे कि सारा का सारा एक्सपेंसेस वाले आइटम्स हम PL अकाउंट में कहाँ लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ PL हो या PL अकाउंट हम लोग कहाँ, कौन सा साइड में लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं, राइट। तो ये पर्टिकुलर एक्सपेंसेस ऑन बायबैक भी डेबिट साइड में लिखा होगा क्योंकि ये कंपनी के लिए खर्चा है, एक्सपेंसेस है, सही है। अभी नेक्स्ट है इफ़ ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू फ्री रिजर्व द एंट्री विल बी। अभी अगर कंपनी ने अपना सारा एक्सपेंसेस जो बायबैक के लिए कंपनी ने किया है वो अगर कंपनी फ्री रिजर्व से लेना चाहता हो, फ्री रिजर्व से कंपनी अगर काटना चाहता हो तो इसका एंट्री क्या होगा, तो इसमें होगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑन बायबैक, दैट मीन्स द फ्री रिजर्व and that means the buyback expenses will be charged from the general reserve account। तो जो कि जनरल रिजर्व अकाउंट एक इक्विटी अकाउंट है और जब भी उससे बैलेंस कमती होगा, तो मैंने पहले भी बोला है बैलेंस जब कमती होगा तो वो अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर अकाउंट कंपनी का डेबिट हो चुका है और इसी के साथ एक्सपेंसेस ऑन बायबैक चार्ज हो गया है और इसीलिए ये एक्सपेंसेस ऑन बायबैक अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द एंट्री। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। कुछ भी अगर डाउट हो आपका, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।